तो यहां आप सैयद सलाउद्दीन को देख सकते हैं, उसके आसपास हथियारबंद कमांडोज हैं जिन्होंने उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। ये सारे कमांडोज उसकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। और सैयद सलाउद्दीन, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, बहुत खतरनाक आतंकवादी है। और ये हिजबुल मुजाहिदीन के ही एक और खतरनाक आतंकवादी के जनाजे में शामिल होने के लिए गया था। और इस दौरान सलाउद्दीन के चारों तरफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस का सुरक्षा घेरा था। उसकी सुरक्षा में कमांडोज थे और इस जनाजे में आईएसआई के भी कई लोग शामिल थे। अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं कि बशीर अहमद पीर की हत्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने करवाई है, भारत की RAW ने करवाई है। ऐसे आरोप ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, चाहे हम नहीं कह सकते ये आरोप सही है या गलत है, लेकिन इतनी बात है कि ये जो आतंकवादी हैं अब कश्मीर में भी मारे जा रहे हैं, और जब ये अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर से पाकिस्तान भाग रहे हैं, वहां पर भी ये मारे जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आतंकवादियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कश्मीर में रहेंगे तो वहां भी मरेंगे, और अगर पाकिस्तान गए तो वहां पर भी मारे जाएंगे। और यही हाल बशीर अहमद पीर नाम के इस खतरनाक आतंकवादी का हुआ, जिसके जनाजे में सैयद सलाउद्दीन शामिल होने के लिए गया था। यह आतंकवादी कल पाकिस्तान में जिस जगह पर मौजूद था, वो जगह रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हमने खुद यह पता लगा लिया कि इसकी लोकेशन क्या थी। और बड़ी बात यह है कि यहां से पाकिस्तान की संसद भी सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जिससे आपको यह पता चलता है कि सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान की सरकार खुद बचा रही है, उसका बचाव कर रही है, उसे शरण दे रही है, और वो खुलेआम रावलपिंडी में कश्मीर और भारत को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। पहली बात तो यह है कि यह आतंकवादी भारत का ही रहने वाला है, और असल में हम ये कहेंगे कि यह काफिर है, भारत से भागकर पाकिस्तान में जा बसा है। भारत में होता तो शायद अब तक जेल में होता, या होता ही नहीं। और यह भारत का रहने वाला है। इसका जन्म वर्ष 1946 में, यानी भारत की आजादी से सिर्फ 1 साल पहले कश्मीर के बड़गाम जिले में हुआ था। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद इसने श्रीनगर से ही पढ़ाई की है, और इसके पास श्रीनगर के एक कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। इसके अलावा वर्ष 1987 में इस आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें यह हार गया था। नोट करने वाली बात एक और भी है कि तब इस हार का अंतर सिर्फ 4000 वोटों का था। यानी उस समय अगर सैयद सलाउद्दीन को 4000 वोट और मिल गए होते तो यह आतंकवादी श्रीनगर की एक सीट से विधायक बन चुका होता, यह आतंकवादी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बैठा होता। और जिस तरह के हमारे नेता हैं कश्मीर के, जिस तरह से वहां पर पार्टियां चलती हैं, हमें ऐसा लगता है यह विधायक बनता और उसके बाद यह मंत्री भी बनता। सैयद सलाउद्दीन की उम्र इस समय है 77 वर्ष, और इसका एक ही मकसद है, कश्मीर को भारत से अलग करना। और इसके लिए यह अलग अलग आतंकवादी संगठनों के जरिए ऑपरेट करता है, जिनमें सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन इसका खुद का है, जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन, और यह उसका चीफ है। यह आतंकवादी संगठन जो है हिजबुल मुजाहिदीन 1989 में बना था, और पिछले 33 वर्षों में यह भारत और कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी हमले कर चुका है, कितनों लोगों के, सैकड़ों हजारों लोगों के खून बहा चुका है। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह अब भी कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता रहता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि सैयद सलाउद्दीन आज यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नाम के एक और संगठन का भी प्रमुख है, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सारे आतंकवादी संगठन POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। अब हम आपको चीन की सरकार के एक नए और बहुत ही दिलचस्प नियम के बारे में बताएंगे, जिसके तहत वहां की सरकार ने चीन में नवविवाहित जोड़ों को शादी के बाद 1 महीने की पेड लीव देने का फैसला किया है। और चीन की सरकार ये सब कुछ अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अब कर रही है, क्योंकि वहां पर जन्म दर जो है वो बहुत गिर गई है। चीन की सरकार ये नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें कहा गया है कि वहां शादी करने वाले लोगों को अब से 30 दिन की एक्स्ट्रा पेड लीव दी जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के कई राज्यों में यह योजना
तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। इससे पहले चीन में नवविवाहित जोड़ों को सिर्फ 3 दिन की पेड लीव मिलती थी, लेकिन अब चीन की सरकार चाहती है कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग शादी करें और फिर जल्दी से जल्दी बच्चे भी पैदा करें, क्योंकि चीन की आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है और वहां जन्म दर तेजी से घट रही है। और इसी वजह से पहले चीन ने वर्ष 2016 में अपने देश में 1 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त की, फिर वो 2nd चाइल्ड और 3rd चाइल्ड पॉलिसी लाया और अब वो इस तरह के इनिशिएटिव्स देकर लोगों को शादी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हालांकि ये इस तरह का इकलौता इंसेंटिव नहीं है। तो किसी भी देश में जो बदलाव आता है, पहले आप ये समझिए, कुछ वर्षों पहले तक चीन में ये कानून था, बड़ा सख्त कानून था कि आप एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। इसलिए वहां के लोगों ने एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया। फिर चीन की सरकार को लगा कि उनकी आबादी घट रही है, रुक गई है, जन्म दर बहुत गिर गया है, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। फिर चीन ने कहा कि अब आप 2 बच्चे पैदा कीजिए, 3 बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन अब वहां के लोग दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो वहां के लोग शादी ही नहीं करना चाहते, जो शादी कर रहे हैं वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार उन्हें नए नए इनिशिएटिव्स दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने परिवार की शुरुआत करें और जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करें। वर्ष 2021 में चीन की कुल आबादी 141 करोड़ 26 लाख थी, जो 2022 में कम होकर 141 करोड़ 17 लाख 50 हजार रह गई। यानी एक साल में चीन की आबादी 8.5 लाख कम हो गई और चीन के लिए यह चिंता की बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन में मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर कम हो गई है और ऐसा 61 वर्षों के बाद हुआ है। वर्ष 2022 में चीन में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी साल 95 लाख 56 हजार बच्चों ने जन्म लिया और इस तरह मरने वाले लोगों में और जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 8.5 लाख का अंतर रहा। यानी ज्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं और इतनी आबादी, इसीलिए चीन की आबादी कम हो गई। आर्थिक संकट का विश्लेषण करेंगे। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, अब उसी ब्रिटेन में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहां पर बच्चों को भी भरपेट खाना बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने अब वहां के प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। भारत की तरह अब ब्रिटेन में भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। भारत में इस योजना को हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रिटेन में इसे नाम दिया गया है फ्री स्कूल मील्स। शुरुआत में फ्री स्कूल मील्स योजना को लंदन के प्राइमरी स्कूलों में ही लागू किया जा रहा है और बाद में इसे पूरे ब्रिटेन में शुरू किया जा सकता है। लंदन के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 2,70,000 बच्चे पढ़ते हैं इस समय, जिनमें से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं और इस योजना से अब इन सभी बच्चों को स्कूल में ही भरपेट भोजन मिल पाएगा। भारत में इसी मिड डे मील की शुरुआत वर्ष 1995 में ही हो गई थी, जिसका उद्देश्य है बच्चों को स्कूल में पोषण युक्त भोजन देना। लेकिन ब्रिटेन में फ्री स्कूल मील्स का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त भोजन के साथ साथ उनके माता पिता को महंगाई से राहत दिलाना भी है, क्योंकि ब्रिटेन में महंगाई अब इतनी बढ़ गई है कि लोग पूरे परिवार के खाने का खर्च भी ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह कोविड के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट है, जिससे वहां तेजी से महंगाई बढ़ी।